देश प्रदेश के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे। नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इन्वेस्टर मीट में उद्योग विभाग के साथ औद्योगिक घरानों ने विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए झारखंड में निवेश करने का MOU किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3 वर्षों में राज्य में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस दौरान गोवा माइंस में और एक पैलेट प्लांट का निर्माण करेगा। टाटा स्टील अगले 3 साल में झारखंड में 3000 करोड़ रुपए का कोयला एवं लौह अयस्क के खदान और टाटा स्टील उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करेगा। डालमिया भारत ग्रुप द्वारा 758 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश एक नई सीमेंट यूनिट, एक सोलर पावर प्लांट तथा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में PPP मोड में होगा। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड में 1900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। प्रेम रबर वर्कर्स लेदर पार्क और फुटवेयर में 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड सरकार के द्वारा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है इन्वेस्टर समिट एक बड़ा छलावा है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नया नाटक कर रही है। ऐसे समिट को करने से पहले राज्य सरकार को झारखंड के लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए था। यह कहना है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। देखिए, राज्य सरकार जो दिल्ली में इन्वेस्टर समिट कर रही है वो हम मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। सरकार अपने घरेलू फ्रंट पे इतने सारे वादों से मुकर गई है कि वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ऐसे समिट का आयोजन कर रही है। और ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष के नेता थे, तो कहा करते थे कि हम बड़े उद्योगों को झारखंड में नहीं आने देंगे और जो पहले से बड़े उद्योग लगे हैं वो गोड़िया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लेते हुए ऐसे समिट का आयोजन किया। लेकिन उन्हें पहले जो झारखंड के स्मॉल स्केल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो बंद हो गए हैं, जो रुग्ण अवस्था में है, उनकी उनको सुध लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं करके वो दिल्ली जाकर इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। तो हम तो मानते हैं कि जो ओरिएंट क्राफ्ट पूर्वी क्षेत्र में टेक्सटाइल की सबसे बड़ी कंपनी थी वो सिर्फ इसलिए बंद हो गई कि इस सरकार ने वायदे के मुताबिक उसे जो औद्योगिक सब्सिडी थी, जो उसे टेक्सटाइल में सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी। तो सरकार एक तरफ इंडस्ट्रीज को बंद करा रही है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट का नाटक कर रही है और पूरे तरीके से प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है। नक्सलियों का तांडव जारी है। तो ऐसे में कौन निवेशक आएगा? तो ये पूरा का पूरा समिट सवालों के घेरे पे है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथ महतो को माइल्ड वॉमिटिंग होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर कर्नल MM पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को पहले ICU में एडमिट किया गया था, लेकिन सेहत में सुधार होते ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सेहत ठीक होते ही उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। धुरवा स्थित ब्रिजफोर्ड स्कूल में बड़ी संख्या में आज अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। ये स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को एनुअल फीस जमा करने को कह रहा है। वहीं 50 से अधिक बच्चों को एनुअल फीस नहीं देने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर दिया गया है। अभिभावक इन्हीं बातों का विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद देश के स्कूल अब खुलने लगे हैं। झारखंड में कक्षा 1 से स्कूल खोलने पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। यूपी में भी अब जल्द ही छोटे क्लास के बच्चे स्कूल जा पाएंगे। इसी के बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता करने के बाद कहा कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 50% उपस्थिति एवं कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी अन्य उपायों के साथ 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। बैठक में तय हुआ कि स्कूल आने वाले छात्रों के लिए अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य होगी। सभी पक्षकारों को कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करना होगा। आदेश के मुताबिक स्कूल के स्टाफ सदस्यों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगवानी ही होगी। झारखंड में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए जल्द ही स्कूल खुलने की संभावना नजर आ रही है। सूबे में कोरोना संक्रमण मामलों में गिरावट आने के चलते झारखंड सरकार अब 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल को फिर से खोल दिया था, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ तेज गति से टीकाकरण अभियान चल रहा है। कल पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई
वहीं भारत द्वारा इस शानदार लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर वैज्ञानिकों तक ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। इसी क्रम में WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने 50% वयस्क आबादी को कोरोना टीके की पहली खुराक लगने के लिए देश को बधाई दी। सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में वयस्क आबादी का 50% कवरेज यानी 50% वयस्क को कम से कम एक खुराक लगा दी गई है। अब तक देश में 62 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले दिन 1 करोड़ खुराक लगाई गई, जो कि ऐतिहासिक है। इसमें शामिल हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत निवारक उपायों के साथ टीकाकरण सभी की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि आज रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। मालूम हो कि देश में अब तक कभी भी 1 करोड़ से अधिक एक दिन में कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी व कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाले नया भारत ने दुनिया को सिखाया है। गरीब रथ में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किए गए पुराने डिब्बों को अब नए AC 3 इकोनॉमी क्लास डिब्बों में बदला जाएगा। वहीं इसका किराया भी अब काफी कम हो जाएगा। जानकारी के अनुसार यात्रियों को अब 8% कम किराया चुकाना होगा। जानकारी के अनुसार गरीब रथ ट्रेनों में रेलवे इन नए कोचों का इस्तेमाल सिर्फ AC 3 इकोनॉमी कोच के रूप में करेगा। इससे AC क्लास में यात्रा कम किराए में सुलभ हो जाएगी। भारतीय रेलवे के अनुसार इस समय 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे की योजना इन रेक को एक एक करके हटाने और इनकी जगह AC 3 इकोनॉमी कोच लगाने की है। इन कोचों को देश भर के अलग अलग रेलवे जोन में भेजा गया है। अब इन्हें अलग अलग ट्रेनों में लगाने की योजना है। इसके साथ ही रेलवे की आने वाले सालों में 800 AC 3 इकोनॉमी कोच बनाने की योजना है। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास में 83 बर्थ हैं। इसके लिए 2 की जगह 3 बर्थ को साइड में रखा गया है, जबकि AC 3 में 72 बर्थ हैं। अब खबरें बिहार से। आरजेडी में पिछले कई दिनों से तेज प्रताप और अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच जंग सी छिड़ी हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण छात्र आरजेडी अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाना था। आकाश यादव को वापस पद दिलाने के लिए तेज प्रताप जी जान से कोशिश कर रहे थे। तेज प्रताप मीडिया के सामने आकर अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर तक कह डाला था, लेकिन जिसके लिए तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी में बगावत की, उसने शुक्रवार को पारस रूट के साथ शामिल हो गया। आकाश यादव को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सदस्यता दिलाई। साथ ही आकाश यादव को लोजपा में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। लोजपा ने आकाश यादव को छात्र लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आकाश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस मेरे दर्द को समझा है। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। मुझे जिस तरह से छात्र आरजेडी के पद से हटाया गया वो काफ़ी गलत था। मुझे राजनीति में कलंकित करने का काम किया गया। तेजस्वी यादव, आपने मुझे पद से हटाना ही चाहते थे तो मुझे बुलाकर समझा सकते थे, लेकिन ऐसे हटाना गलत है। भागलपुर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आदेशानुसार मौद्रीकरण और निजीकरण के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन स्टेशन चौक पर किया गया। पुतला दहन की अध्यक्षता युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने की। पुतला दहन कार्यक्रम में युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंचने जा रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीब भूखे मरने पर मजबूर हो रहे हैं। निजीकरण का विरोध पप्पू यादव की सेना हमेशा करती है और करती रहेगी। पुतला दहन कार्यक्रम में युवा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष तुषार भारद्वाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर घोषित करते हुए देश को बेचने का काम कर रही है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मोहम्मद, प्रदेश सचिव रकीब हसन, युवा परिषद जिला सचिव मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार, प्रशांत कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का पुतला दहन कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के आदेशानुसार किया जा रहा है। आज का पुतला दहन कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अंबानी और अडानी के हिसाब को पूरे देश बेचने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो भाषण के अंदर कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या है, झोला उठा के चल जाऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फकीर का काम होता है भीख मांगना। फकीर का काम होता है पूरे जगह पे जाना, घूमना, उसको किसी से मतलब नहीं है।
हमारे देश के प्रधान आज वही काम कर रहे हैं। पूरे देश को जिस तरीका से पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, जहां 10 रुपया का स्टेशन का टिकट 50 रुपया हो गया है, जिस प्रकार से तेल का दाम, जिस प्रकार से आटा का दाम आज ये पूंजीपति लोग तय कर रहे हैं। हमारे किसान भाई, हमारे गरीब मजदूर भाई आज जिस प्रकार से आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं, इसका सारा का सारा जिम्मेवार हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में जा रहा है। बेरोजगारी और शिक्षा, ये सभी चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे देश में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और पप्पू यादव क्रिकेट, पप्पू यादव की पार्टी के लोग न कभी देश को बेचने देंगे और न कभी बिकने वाले चीज को चुपचाप रहकर देखेंगे। ऐसे ही उनके मोनोपोली के खिलाफ पप्पू यादव की सेना हमेशा सड़क पर उतरते रहेगी और आंदोलन करते रहेगी। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय समिति की एक बैठक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी 31 अगस्त को रांची में आहूत न्याय करो अधिकार दो पैदल मार्च कार्यक्रम की तैयारियां की चर्चा की गई। वहीं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने रांची उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपायुक्त के कार्यालय की जांच करने और निलंबित करने की मांग की है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय समिति की आज बैठक में आप तमाम मीडिया के लोगों का स्वागत है। चूँकि आज की बैठक हम लोगों को जो विषय था वो प्रमुख रूप से था कि हम लोगों का 31 अगस्त को रांची में न्याय करो अधिकार दो पैदल मार्च प्रस्तावित है। आज उसी की तैयारी को लेकर मुख्य रूप से हम लोगों का आज बैठक था। इसके अलावे संगठन सुदृढ़ीकरण और जिला सम्मेलन भी कराने पर हम लोग आज चर्चा किए हैं। प्रमुख रूप से जो आज का बैठक में हम लोगों का जो विषय आया कि चूँकि पिछले दिनों हम लोग बजरा ग्राम के जो मूल रैयत है उनके हक अधिकार के लिए उनके जो ज़मीन लूट ली गई है उनके सवाल पर हम लोग लड़ रहे थे, जिस पर आप तमाम मीडिया के साथियों ने काफ़ी अच्छा कवरेज भी किया था और इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। हम इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके तरफ से जो कमिश्नर साहब को जांच का आदेश दिया गया, तो कमिश्नर साहब ने इस मुद्दे पर, बजरा ग्राम के ज़मीन के मुद्दे पर जो जांच किया, वो मुझे लगता है कि काफ़ी साफ उन्होंने कुछ कह दिया है। हम लोग का जो आरोप था कि रांची के डीसी छवि रंजन जी कहीं ना कहीं से जिनके साथ ज़मीन बेचा गया है उनके साथ इनकी मिली भगत है। रैयतों का ज़मीन छीन करके श्याम सिंह को, रवि सिंह भाटिया को जो बेच दिया गया है, उसमें इनका कहीं ना कहीं से उसमें हिस्सेदारी है और अब इस जांच रिपोर्ट में ये सब दिख रहा है। ऐसे हालत में आप सोचिए कि कोई अधिकारी अगर सत्ता में, सरकार में रहता है तो स्वाभाविक तौर पर इससे भारी नुकसान प्रशासन को, सरकार को भी होगा। हम तो यह कह रहे हैं कि रांची के उपायुक्त छवि रंजन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित करके इनके कार्यकाल का भी जांच होना चाहिए और इनके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ सभी 4 कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर भी आए। एयरपोर्ट पर मंत्री बादल पत्रलेख ने नेताओं की अगुवाई की। सबको फूल देकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि एयरपोर्ट पर काफी लंबी जाम लग गई। हवाई अड्डे से लेकर कांग्रेस भवन तक उनके स्वागत की पुरजोर तैयारी की गई। हवाई अड्डे से बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, गाड़ी खाना होते हुए मोराबादी बापू वाटिका गए। वहां से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कचहरी चौक से होते हुए वे कांग्रेस भवन पहुंचे और स्वागत समारोह में शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में एयरपोर्ट समेत अनेक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई।
न मास्क पहना, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, प्रशासन विधि समेत कार्रवाई करे। झारखंड को सौंपा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि कांग्रेस एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो बीजेपी को तो परसों ही हम लोग जो है पूरे देश से उतार सकते हैं। हमारा सबसे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के साथ काम, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के अब काम करने लगेंगे, सभी लोग, पूर्व के लोग हैं, भविष्य के लोग हैं, मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस टीम को मौका दीजिए। सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी एक हो जाए तो सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी कार्यकर्ता, सभी जिलाध्यक्ष, सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी लोग जो कमेटी के पुराने पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे, रामेश्वर जी पूर्व अध्यक्ष जी, सभी लोग एक साथ होकर के इस टीम को मौका दीजिए। और यदि अगले 3 साल में आप देख लीजिएगा कि मौका 3-4 साल का तो आपको देना ही पड़ेगा, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जी जान लगा करके राजेश ठाकुर जी और उनका टीम का जो हाथ को मजबूत कीजिए। बात सही है कि नहीं? क्या सब दिल से बोल रहे हैं कि मदद करेंगे ना? ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस दिन हम लोग ने ये संकल्प ले लिया कि हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो भाजपा को तुरंत उखाड़ करके फेंकेंगे। क्योंकि आज ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि सबसे पहले मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी को और हमारे संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ताकत मजबूत रहेगा। 2024 में राहुल जी को लाल किला पर झंडा फहराने में कोई ताकत रोक नहीं, लेकिन इसीलिए अनुशासित तरीके से आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही, हम सारे लोगों को कुछ बातचीत होता है घर में, जब परिवार होता है तो टकराव होता है, बातचीत होता है, कभी पत्नी नहीं बात करता है, कभी बच्चा नहीं बात करता है। हम सारे लोग बैठ करके मिल करके सारे लोग बात करेंगे और एक एक लोगों का सम्मान के लिए ये टीम निश्चित रूप से खड़ा रहेगी। इस बात को कि हम अभी बालपन में है, युवा में आ गए हैं और चाहते हैं तमाम ये जो सामने बैठे कार्यकर्ता है और जो जिलों के नेता है उनको सरकार में भागीदारी मिले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर जी ने, हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने एक महती जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि 20 सूत्री का गठन कर दो, तमाम कार्यकर्ता कहीं न कहीं सम्मान पाने योग्य हो जाएंगे और हमने उस काम को पूरा कर लिया है, फार्मूला तय कर दिया है। अब हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, ईमानदार कार्यकर्ताओं का नाम लीजिए, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलने का काम होगा। आज भगवान इंद्र भी खुश है, एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, ये कार्यकर्ता को सम्मान देगा और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप जो शिद्दत के साथ खड़े है, युवा कांग्रेस, NSY महिला कांग्रेस, सेवा दल, कुमार राजा, पूरा पार्टियां, हमने किसी को कुछ नहीं कहा था, हमने हमारे साथ चलकर आए हमारी कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती गीता कोड़ा जी, हमारे साथ चलकर आए हमारे जनजन के नेता, आदिवासी जिलों की धड़कन आदरणीय करके लिए उस मान सम्मान को बचाए रखने के लिए संगठन को जहां तक पहुंचाना होगा और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए अगर सरकार से लोहा लेना पड़ेगा तो लोहा लेने का काम भी हमारे नेतृत्व में किया जाएगा। हम जानते हैं हमारे
विधायकों के बारे में बार बार कई तरह की बातें की जाती है। हमारे विधायक संजीदा विधायक हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर के लड़ते आए हैं। हमारी बहन दीपिका पांडे जी आ गई है, इन्होंने कहा था राजनीतिक चीरहरण नहीं होने देंगे और हम आज वादा करते हैं जो इन्होंने कहा था उसको बचाए रखने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा जरूर करेंगे।